मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो सब फ्रेंड्स। हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे, पॉलिटी जीएस पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। कल के लेक्चर में हमने देखा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसका एक नाम हम भूल गए थे जो 1781 का बंगाल का जुडिशन एक्ट था, बंगाल का अधिनियम था, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम उसके आगे आपको बताए थे कि आप लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ के आइएगा, हम उस पर गहन डिस्कस करेंगे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसके आने के पीछे कहानी क्या है, लाया क्यों गया, इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा, इसके हानि क्या है, लाभ क्या है, सारी पॉइंट्स को हम इसमें देखेंगे इस पार्ट में। फ्रेंड्स, आप क्या ये हमको बता सकते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों रखा गया? व्हाट इज दिस रीजन, क्या रीजन थे आखिर कि 1784 का जो अधिनियम था उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया? मैं बता दे रहा हूं, अगर आप कोई और चीज़ जानते हैं, कोई और तथ्य जानते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि जीएस स्ट्रांग हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप हो जाता है कि 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो इसका नाम जो है पिट्स रखा गया, एक वर्ड का परिभाषा है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, उनका नाम पिट था और उन्होंने संसद में एक विधेयक पारित करा दिया, अभी हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, वो विधेयक क्या था क्या नहीं था, अभी हम इस पॉइंट्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया। रीजन क्या थे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट लाने का? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको बताया था कि 1773 और 1781 ये दोनों जो है एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का बंगाल न्यायाधिकरण एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये जो लाए गए थे इससे कमियां दूर नहीं हुई। कमियां क्या थी? कमियां थी अधिकार क्षेत्र को लेकर के। ये जो कमियां थी वो अधिकार क्षेत्र को लेकर के थी, अधिकार क्षेत्र। अब ये कमियां अधिकार क्षेत्र को लेकर के थी और ये कमियां दूर नहीं हुई। और दूर किस वजह से नहीं हुई? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अधिकार क्षेत्र की व्याख्या ही नहीं की गई। ठीक है, और जब ये अधिकार क्षेत्र की व्याख्या नहीं की गई तो इसके स्थान पर सारे जो संस्थान थे आपस में संघर्षरत थे, आपस में संघर्षरत थे और संघर्षरत रहने के कारण फिर धीरे धीरे 10 साल का समय बीता, 8 साल का, फिर 1781 का बंगाल का न्यायाधिकरण एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संघर्ष व्याप्त था, उस संघर्ष को कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में अभी हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सारे अधिकार क्षेत्र को बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अलग हो गया और क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल परिषद का अधिकार क्षेत्र अलग हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कमियां बनी रही, कमियां दूर नहीं हुई। वो कमियां थी कौन? कमियां कौन सी थी? सबसे पहले कंपनी के शासन के विरुद्ध लगातार शिकायतें बढ़ती रही। शिकायतें क्यों बढ़ती हैं? शिकायतें बढ़ने का एक ही रीजन है, जब आप गलत कार्य करें, गलत कार्य करें। ये शिकायत बढ़ रही थी। कंपनी जो है भारत में काला कारनामा कर रही थी। काला कारनामा मतलब गलत ढंग से व्यापार, गलत ढंग से व्यापार। निजी कर्मचारी थे, वो निजी व्यापार करते थे और कंपनी दिन ब दिन माला माल हो रही थी। कंपनी जो है वो कंपनी नहीं माला माल हो रही थी, जो कंपनी के निजी व्यापारी थे वो संपन्न हो रहे थे और कंपनी जो दिन ब दिन थी वो घाटे में जा रही थी, वो घाटे की स्थिति थी। और इसकी जो काले कारनामे थी वो पूरी दुनिया में शो होने लगा था। ब्रिटिश में जब ये कंपनी के सदस्य जाते थे तो उनको लोग बड़े ऊंचे ओहदे के साथ देखते थे, नवाब कह के पुकारते थे। और दूसरा, इन ब्रिटिश संसद जो थी उसमें कंपनी के सदस्य जो थे
वो बैठे हुए थे, उनको पैसे देते थे, उनका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा था। ब्रिटिश संसद में एक तरीके से प्रभुत्व ज़्यादा था। जैसे भारत में कोई यदि किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसका प्रभुत्व खुद ब खुद बढ़ जाता है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटिश संसद में एक कंपनी के सदस्यों का प्रभुत्व ज़्यादा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश जनता ब्रिटिश संसद के विरुद्ध में जा रही थी। अब ये दूसरा, उस समय 1781 में 1781 या 84 में इंग्लैंड में कोई बहुमत की सरकार नहीं थी, संयुक्त सरकार थी। संयुक्त सरकार क्या थी? लॉर्ड नॉर्थ और चार्ल्स फॉक्स की सरकार थी। अब जब इनके ब्रिटिश संसद के काले कारनामे बढ़ रहे थे तो अभी हमने बताया कि कंपनी नहीं मालामाल हो रही थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति डाउन हो रही थी, बल्कि कंपनी के कर्मचारी जो है वो अमीर हो रहे थे, वो संपन्न हो रहे थे। तो कंपनी को पुनः ब्रिटिश सरकार से कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। यही स्थिति आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देख चुके होंगे, जब हम पढ़ा रहे थे उसके लाने के पीछे रीजंस क्या थे। वही स्थिति फिर से आ गई। अब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो मालामाल हो रहे हैं, ब्रिटिश जनमत ब्रिटिश संसद के विरुद्ध आने लगे। और ब्रिटिश संसद में जो ब्रिटिश मेंबर थे पार्लियामेंट के, वो लगातार कंपनी के कार्यों की जांच करने की मांग करने लगे। इस हिसाब से ब्रिटिश संसद पर दबाव बढ़ता गया। और जब दबाव बढ़ता गया तो कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो समिति, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो समिति नियुक्त कर दी गई, जिसमें एक थे एडमंड बर्क, नाम याद रखिएगा, एडमंड बर्क थे। इनका जो था एडमंड बर्क का, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1700, उनका जो कार्यकाल था, हेस्टिंग्स के विरुद्ध निर्णय दिया। और जब हेस्टिंग्स के विरुद्ध निर्णय आ गया एडमंड बर्क का, तो इसे जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ऐसे निर्णय को नहीं मानेंगे। अब देखिए ये क्या इसमें कमियां थी 1784 के एक्ट में, 1781 के एक्ट में अधिकार क्षेत्र देने के बावजूद। तो जो कंपनी के मालिक थे वो इनकार कर दिए। इससे क्या हुआ? संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जब संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई तो आगे क्या हुआ? फिर से संघर्ष व्याप्त। तो हुआ क्या कि जो नए प्रधानमंत्री, तब तक चार्ल्स फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ इनकी सरकार थी और ये गिर गई। अब क्या हुआ कि नए प्रधानमंत्री पिट द्वारा वही विधेयक पास करा लिया गया कंपनी के विरुद्ध जो पहले था। तो पुरानी संयुक्त सरकार ये विधेयक पास नहीं करा सकी थी। अब क्या हुआ कि नए सरकार कौन आ गए? पिट आ गए। ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। इन्होंने वही विधेयक पारित करा लिया कंपनी के विरुद्ध में। जब ये नए विधेयक को पारित करा लिए तो आगे क्या हो गया? विधेयक को पारित कराने के बाद कंपनी पर दबाव बढ़ा और कंपनी पर नियंत्रण और ज़्यादा हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ज़्यादा हो गया। इस हिसाब से ये 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे आने के कारण क्या थे वो था। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या ख़त्म किए? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था। अब हम लोग पूरी इस टॉपिक को समझ चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण क्या था, क्यों लाया गया, विधेयक क्या था, वगैरह वगैरह। अब हम लोग इसकी विशेषता पर आते हैं। व्हाट इज दिस कैरेक्टर्स ऑफ 1784 एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो आपका पोर्शन है ये टोटली जीएस मेंस का है, और यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में एक्ट पूछा तो यहाँ से प्रश्न उठाएगा। यूपी पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। यूपी पीसीएस कभी भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो यहाँ से करेगा। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, दोनों को मिलाकर कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। इसीलिए हम पूरा एक्ट पढ़ा दिए हैं। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता क्या थी, इसके पहले क्या कैरेक्टर्स था वो आप देख चुके हैं। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य पृथक पृथक कर दिए गए, पृथक पृथक कर दिए गए। इसके पहले क्या था? यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, संवैधानिक संकट की स्थिति। ये कब आती थी? जब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य पृथक पृथक नहीं है।
राजनीतिक कार्य कोई और देखता था, एक ही व्यक्ति देखता था, और वाणिज्यिक कार्य जो है एक ही संस्था देखती थी, और दोनों में अधिकार क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे संघर्ष हो जाता था। तो इस हिसाब से संवैधानिक संकट की स्थिति क्रिएट हो जाती थी। तो कंपनी का जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य है वो अब अलग अलग कर दिया गया कि आप जो है राजनीतिक कार्य देखो और ये वाणिज्यिक कार्य देखेंगे, दोनों में क्या होगा, संघर्ष नहीं होगा। निदेशक मंडल जो था वो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को देखने लगा। जो निदेशक मंडल था, डायरेक्टर्स मंडल था, वो क्या हुआ, वो जो था डायरेक्टरी थी जो कंपनी की, वो कंपनी के व्यापार को देखने लगी, व्यापार का निरीक्षण करने लगी, निरीक्षण करने लगी। और जो पॉलिटिकल मामला था, पॉलिटिकल था, वो अब क्या देखने लगा, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नया निकाय गठन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये देखने लगा। ये ठीक उस तरीके से है संघर्ष के जो मैंने यहाँ संवैधानिक संकट लिखा है उसका मतलब समझिए। जैसे भारत में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस समय अलग अलग है, दोनों का कार्य प्रणाली अलग है, दोनों के मंत्री अलग हैं, दोनों के अधीन आईएएस अधिकारी अलग अलग हैं, दोनों की फाइलें अलग अलग हैं, दोनों का कार्यभार अलग अलग है। लेकिन सपोज करिए, इमेजिन करिए, अगर दोनों का विलय एक में कर दिया जाए, गृह मंत्रालय और आर्थिक मंत्रालय एक में कर दिया जाए, मंत्रालय एक हो, व्यक्ति दो हों, उनको कह दिया गया आप व्यापार का काम, आर्थिक की स्थिति संभालिए निर्मला सीतारमण जी को, और अमित शाह जी को कह दिया गया कि आप गृह मंत्रालय संभालिए, और दोनों के अधिकार क्षेत्र व्याख्या न किए गए। तो ऐसे में क्या होगा, संघर्ष की स्थिति, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक से प्रशासन चलता है। आर्थिक कहेगा कि हम हैं ऊपर, प्रशासन कहेगा कि हम न देखते तुम कैसे आते। तो इस हिसाब से यही सब संवैधानिक संकट की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी बात मानते, वो अपनी बात मानते, इसीलिए 1784 एक्ट के जो पिट सिटी एक्ट था उसमें क्या परिवर्तन किया गया, उसमें राजनीतिक अलग कर दिया गया, इसको कर दिया गया निदेशक मंडल के अधीन, और वाणिज्य को कर दिया गया, राजनीतिक को कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नया निकाय गठन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब द्वैध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अधीन द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। द्वैध व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स आप नाम सुने होंगे। द्वैध व्यवस्था क्या होता है, द्वैध व्यवस्था का मतलब होता है सरकारें एक हों, यानी ब्रिटिश कंपनी, राजनीतिक कार्य का, राजनीतिक जो मामले हैं उसके कार्यभार का प्रभार किसी और के पास हो, इनके पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, और जो वाणिज्य हो रहा है उसका किसी और के पास। कंपनी एक है, उसके अधीन दो डिपार्टमेंट। तो इस हिसाब से ये द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ कौन से एक्ट के तहत होता है, किस एक्ट के तहत द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपके पास 4 या 5 विकल्प दे दिए गए, 1773, 1784, 1781, 1813, तो क्या बताएंगे आप? उसमें से आपका करेक्ट आंसर 1784 होगा। 1784 ईस्वी में द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इस वजह से इसको याद रखिएगा। द्वैध व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पे हुआ और किन वजहों से हुआ, ये पूछेगा यूपीएससी। किन वजहों से हुआ आप इतना पूरा जीएस मेंस में लिख सकते हैं। अब जब इनके अधिकार क्षेत्र और भी स्पष्ट कर दिए गए, क्लियर कर दिए गए, तो उनकी शक्ति आती है। भाई आपने अधिकार क्षेत्र तो बता दिया, लेकिन शक्ति कहाँ पे आई, हम कौन से मामले देखेंगे? तो ये है नियंत्रण बोर्ड की शक्ति। ब्रिटिश नियंत्रित भारत, यहाँ पर लिखा गया है ब्रिटिश नियंत्रित भारत, अर्थात भारत में वे क्षेत्र जो ब्रिटिश के नियंत्रण में है, कंपनी के नियंत्रण में है। काफ़ी कुछ एरिया जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई और भी एरिया, तो वहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रित जो भारत था उसमें सभी मामले, पहले क्या था, पहले सैन्य था, आर्थिक था, अब सभी प्रकार खोल दिए।
सभी यानी नागरिक, सैन्य, सरकार जो सैन्य गतिविधि है, राजस्व गतिविधि अर्थात दीवानी से लेकर के फौजदारी तक के सारे मामले। अब कौन देखेगा? अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। ये ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जो नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियां या क्रियाकलाप हैं, उसका नियंत्रण, उसकी देखरेख अब नियंत्रण बोर्ड करेगा। यानी कि पहले क्या था? अधिकार क्षेत्र 1 में थे, थोड़ा और क्लियरिटी आई, अब एकदम से क्लियरिटी आई है, अधिकार क्षेत्र को लेकर के अलग कर दिया गया। लेकिन आपने यहाँ पर 2 पॉइंट देखा कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आने का रीजन क्या था, और दूसरा ये लाया गया तो इसकी शक्ति क्या थी, रीजन से क्या थे इसके, ये भी आपने देखा, ये विशेषता आपने देखा। तीसरा है नियंत्रण बोर्ड की इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। हम हर एक्ट के तहत बताते हैं कि इस एक्ट का महत्व क्या है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका महत्व क्या है? जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे भारत में, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब यहाँ से आपको बहुत गंभीर रूप से देखना है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का मतलब क्या है। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र तो मान लो 4 शब्दों का बना हुआ है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे कंपनी आपसे कह दे कि भाई हमने जो एरिया लिया है, क्षेत्र लिया है, अब वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। अर्थात पूरी दुनिया जान गई कि ब्रिटिश सरकार भारत में स्थापित हो चुकी है। इस हिसाब से ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। अब वहाँ पर भारत की कोई गतिविधि नहीं है। अब सारे राजनीतिक उस ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, जो भारत सरकार का क्षेत्र, जो ब्रिटिश जो कंपनी का क्षेत्र है, अब वहाँ पर पूरा का पूरा प्रशासन ब्रिटिश सरकार देखेगी। वहाँ पर क्या राजनीतिक पद पर कौन संभालेगा, प्रशासनिक पद कौन संभालेगा, आर्थिक जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ब्रिटिश सरकार देखेगी। वहाँ पर अब भारत की कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ के जितने नागरिक हैं उन क्षेत्र में, जो ब्रिटिश एरिया के हैं, उन क्षेत्र में जितने भी नागरिक के जो कुछ भी मामले हैं, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मुकदमे, टैक्स वगैरह वगैरह, सब अब ब्रिटिश सरकार देखेगी। अब कोई व्यवस्था नहीं। अब धीरे 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 भारत पर नियंत्रण की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये शब्द का मतलब हुआ। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। हमने अभी क्या बताया कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसको इंडिया में कंपनी की जो कार्यप्रणाली थी और प्रशासनिक नियंत्रण था, वो अब पूरा का पूरा नियंत्रण किसे दे दिया गया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। इस हिसाब से आपने देखा कि ब्रिटिश जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, लाने का कारण क्या था, क्यों लाया गया, उसका प्रभाव क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वगैरह वगैरह आपने देखा। अब हम इससे अगले टॉपिक पे चलेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। आपका 3 टॉपिक क्लियर हो चुका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का बंगाल का जुडिरेशन एक्ट, बंगाल का न्यायाधिकरण नियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स नियम या भारत अधिनियम। अब सीधे 1813 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा और जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और गहराई से पढ़िए। थैंक्स बच्चों, थैंक्स फ्रेंड्स।